सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 25 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में किस भारतीय शहर ने भारत में पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बनकर के इतिहास रच दिया? तो आंसर होगा कोझिकोड। तो केरल का शहर है ये कोझिकोड, जिसे अभी यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में सिटी ऑफ लिटरेचर यानी कि साहित्य के शहर के रूप में चुना गया है। और इस प्रकार ये खिताब पाने वाला ये भारत का पहला शहर बन गया है। और अगर वैसे आपको याद हो, आप रेगुलर डेली करंट अफेयर्स की क्लास अटेंड करते होंगे तो आपको याद होगा पिछले साल शायद नवंबर की ये बात है, ये प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया था जब इसकी घोषणा हुई थी। अच्छा, वैसे इसके अलावा एक और भारतीय शहर है जिसे संगीत का शहर के रूप में मान्यता दी गई थी। कौन सा? मध्य प्रदेश का ग्वालियर। लेकिन कोझिकोड वाला नाम हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिटी ऑफ लिटरेचर यानी कि साहित्य के शहर के रूप में मान्यता पाने वाला ये भारत का पहला शहर बन गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूं, कोझिकोड में हर साल केरल साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसे पहले कालीकट के नाम से जाना जाता था। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं एक्स्ट्रा जानकारी में कि पूरी दुनिया में साहित्य का शहर का जो टैग पाने वाला पहला शहर था ना, वो प्राग था, जो कि चेक रिपब्लिक की कैपिटल है। 2014 में उसे ये टैग मिला था और अभी भारत का पहला ये कोझिकोड है, ये याद रखना है। बाकी यूनेस्को की बात करते हैं। देखो, यूनेस्को की स्थापना होती है 1945 में। फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पेरिस, फ्रांस में, और डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अज़ौले। और आपको याद होगा, भारत जो है ये पहली बार यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की मेजबानी भी कर रहा है 2024 में। कौन सा संस्करण है, कौन सा सेशन है? 46 नंबर का। और अभी यूनेस्को ने किसे भारत के 15वें अमूर्त धरोहर के रूप में चुना है? गुजरात के गरबा डांस को। उससे पहले 14वें नंबर का था पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा। अमूर्त धरोहर मतलब इंटेंजिबल साइट्स, मतलब जिसे आप छू नहीं सकते, जिसमें मेले आ गए, त्योहार आ गए, ये दुर्गा पूजा आ गई, डांस आ गया, तो ये सब इसी के अंदर आते हैं। और अगर बात करें कि टेंजिबल साइट्स की, मतलब भारत में टोटल कितनी मूर्त धरोहरें हैं जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हैं? तो आंसर होगा 42, जिसमें 42 नंबर की होयसला मंदिर है जो कि कर्नाटक में मिलेंगे। 41 नंबर का शांति निकेतन है जो कि पश्चिम बंगाल में है। और एक पॉइंट और याद रखना कि अभी विश्व भारती विद्यालय जो आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में, और इसको दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था। एक्चुअली में ये टैग अमूर्त धरोहरों को दिया जाता है, लेकिन पहली बार किसी मूर्त धरोहर को दिया गया, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 53वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में दूध केन्स पर जीएसटी कितना लागू किया गया? तो आंसर होगा 12%। तो अभी 53वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, कहां पे हुई? नई दिल्ली में। और इसकी अध्यक्षता किसने की या किसकी अध्यक्षता में? तो हमारे जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उनकी अध्यक्षता में। और इस बैठक में कई चीजों पर जीएसटी टैक्स दरों में बदलाव किए गए। जैसे कुछ एक मैं आपको बताऊं तो हवाई जहाज के जो भी पुर्जे होते हैं, अब कहा गया कि उन सभी में समान आईजीएसटी लगेगा 5%। अभी दूध की केन्स, चाहे वो केन्स स्टील की बनी हो, लोहे की बनी हो, एल्यूमिनियम की बनी हो, किसी की भी बनी हो, तो उस पर 12% का जीएसटी लगेगा। दूध की केन्स मतलब जिनमें घर पे आपने देखा होगा पहले दूध बांटने आते थे लोग, तो दूध की उनकी टंकियां होती थी, उसी को दूध केन्स कह रहे हैं, जिसमें दूध वाले दूध लेकर आते हैं। और कागज के उत्पादों में, कागज के जितने भी बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, उनमें जीएसटी कम कर दिया गया, 18% से घटा के 12% कर दिया। सोलर कुकर पे 12%, मुर्गी पालन मशीनरी पे 12% जीएसटी कर दिया गया। अच्छा, एक काम करता हूं, यहाँ पे जीएसटी से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। ये सभी क्वेश्चन जो मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके वाले प्रश्न हैं, तो मैंने इकट्ठे कर लिए और एक साथ आपको रिवाइज करा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। जीएसटी का फुल फॉर्म तो आप सभी जानते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। और अगर बात करें जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? फ्रांस था, 1954 में किया था। वहीं अगर बात करें वे संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया भारत में, तो 112वां संविधान संशोधन। तो जीएसटी अधिनियम भारतीय संसद में पेश होने वाला 112वां संविधान संशोधन बिल है और पास होकर अधिनियम में परिवर्तित होने वाला 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है। अच्छा, ये बताओ जीएसटी को भारत में पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? पहला असम था। और सबसे आखिरी कौन सा था? जम्मू कश्मीर। और भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? कनाडा।
भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को, इसीलिए 1 जुलाई को आप जीएसटी डे भी मनाते हो। और पूछे भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? विजय केलकर समिति ने। और सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता। जीएसटी की दरें कितनी प्रकार की होती है? 5, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। अगर पूछे जीएसटी पंजीकरण संख्या में कितने अंक होते हैं तो याद रखना 15 अंक होते हैं, जबकि वो आपका आधार कार्ड होता है, अब तो याद हो गया होगा, उसमें 12 अंक होते हैं। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं। और जीएसटी परिषद की अध्यक्ष कौन होती हैं? जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वित्त मंत्रालय जो संभालती है वही होती हैं। और जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया है? 3 में। एसजीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको याद हो तो राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का भी उद्घाटन किया था हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। कहाँ पे? गोवा के पणजी में। और उस संग्रहालय को नाम दिया था धरोहर। तो जीएसटी से संबंधित ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, इसी के साथ आप लोगों को एक और अच्छी खबर दे दूं। वैसे आप लोग अगर वीडियो को लेट देख रहे होंगे तो उन्हें तो पता चल जाएगा, क्योंकि 2024 में आप देखोगे 6 महीने होने वाले हैं। तो 6 महीने के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज वीडियोज हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें से पहला वीडियो आ चुका है, आज सुबह ही 7 बजे आ गया है। कौन सा टॉपिक है? मिलिट्री एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास। तो जनवरी से लेके जून तक जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं वो सारे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मैंने उस वीडियो में कवर कर लिए हैं। और वीडियो में बिल्कुल काम की बात, जो भी पॉइंट टू पॉइंट काम की बात हो सकती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड, वही मैंने वहां पे बात की। उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करी है, कोई एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, क्योंकि एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन तो हम डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में देख लेते हैं। तो वहां पे पॉइंट टू पॉइंट बात करी है मैंने। वो कहते हैं ना क्रीमी नोट्स, ये एकदम सेलेक्टेड क्रीमी नोट्स है, तो वो उस तरह का वीडियो है। तो सबसे पहले तो वो वीडियो जरूर देख लेना, ताकि एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। जल्दी में दूसरा टॉपिक भी आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं। और पीडीएफ वाली बात, क्विज वाली बात, सारी बात मैंने उसमें बता दी आपको, तो वो वीडियो आप देख लेना। और उस सेशन को अपने दोस्तों के साथ में और स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कर देना, ताकि हमने जो सीरीज स्टार्ट की है वो रुके ना। चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में टेबल टेनिस में WTT कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो आंसर होगा श्रीजा अकुला। तो हैदराबाद की ये टेबल टेनिस प्लेयर हैं श्रीजा अकुला। याद रखना एग्जाम में इस तरह से भी प्रश्न बन जाता है, नाम दे देंगे श्रीजा अकुला, बताओ इनका संबंध किस खेल से है। टेबल टेनिस प्लेयर हैं, ये हैदराबाद से हैं। और अभी वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर खिताब जीतने वाली ये पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है। अभी इन्होंने इस इवेंट में, इस टूर्नामेंट में वुमेन्स सिंगल में, इस इवेंट में वुमेन्स सिंगल का टाइटल भी जीता है और डबल्स का खिताब भी जीता है। ये टूर्नामेंट हुआ कहाँ पे? नाइजीरिया के लागोस में हुआ है। यहाँ पे उन्होंने वुमेन सिंगल में बात करें तो चीन की यीजी डिंग को हराया है। तो लिस्ट आपके सामने है। वुमेन सिंगल श्रीजा अकुला ने जीता है, चीन की खिलाड़ी को हराया, और युगल खिताब भी इन्होंने जीत लिया। इनके साथ कौन थी? अर्चना कामत, और इन्होंने भारतीय जोड़ी को ही हराया है। इन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है 2022 में। अच्छा, टेबल टेनिस के कुछ खिलाड़ियों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ जो बड़े फेमस हैं और अक्सर न्यूज में बने रहते हैं, तो वो आपको ध्यान होने चाहिए। जैसे कि एक तो ये श्रीजा अकुला का नाम अब याद रखना है आपको, अर्चना कामत का नाम आपने सुना होगा, मणिका बत्रा हो गया, शरद कमल हो गया, हरमीत देसाई हो गया, मानव ठक्कर हो गया, ये सारे के सारे टेबल टेनिस प्लेयर्स हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछें कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के गवर्निंग बोर्ड में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन है? तो आंसर होगा वीटा दानी। अभी पेरिस ओलंपिक 2024 जो हो रहे हैं, इसके उद्घाटन समारोह में फ्लैग बियरर किसे बनाया गया था? शरद कमल को ही बनाया गया था, जो कि हमारे टेबल टेनिस प्लेयर हैं। वैसे इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? ल्यूजेन स्विट्जरलैंड में है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारत का पहला अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट कहां पे शुरू किया जाएगा? तो आंसर होगा झारखंड में। तो अभी कोयला मंत्रालय ने झारखंड के जामताड़ा जिले के कास्ता कोयला ब्लॉक में अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन के लिए भारत का पहला पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने की घोषणा की है। तो कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, वो इस प्रोजेक्ट को शुरू कर रही है। अच्छा, यहाँ पे होगा क्या? तो जैसा कि नाम से क्लियर है, यहाँ कोयले को मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों में बदला जाएगा। अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जमीन में मौजूद कोयले को
दहनशील गैसों में बदलने की जो प्रोसेस होती है उसी को अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन कहा जाता है। इस प्रोसेस के बाद कोयले से बिजली बनाई जाएगी और इन गैसों को सिंथेटिक नेचुरल गैस, ईंधन, उर्वरक, विस्फोटक के लिए केमिकल फीड स्टॉक बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। तो याद रखना, भारत का पहला अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट कहां पर शुरू किया जाएगा? झारखंड में। अच्छा, इसी तरह से और भी कई सारे क्वेश्चन हैं जो पहली बार भारत में हुए हैं उससे संबंधित है। जैसे कि देखो, देश का पहला यूनिटी मॉल कहां पे बनेगा? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज ये बना हैदराबाद में। ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हुई शिलोंग में। और भारत का पहला गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र कहां पर स्थापित होगा? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। भारत में पहली बार लुप्त प्राय हिमालय गिद्ध का सफल प्रजनन किया गया था असम में। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बना है वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर? आगरा। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बंगलुरु है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क कहां पे खोजा गया? उड़ीसा में। ईपीआर क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय बना था इंदौर। और सीबीडीसी का इस्तेमाल करने वाला पहला नगर निगम बना था पटना नगर निगम। देखो, ईपीआर तो मतलब होता है एक्सटेंडेड प्रोडक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी और सीबीडीसी मतलब होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, एक तरह से ई रुपया है ये। और ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम ये गाजियाबाद बना था और दूसरा इंदौर नगर निगम बना था। तो ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी 43वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेल ये कहां पे आयोजित किए गए? तो आंसर होगा फ्रांस में। तो 43rd नंबर के वर्ल्ड मेडिकल एंड हेल्थ गेम्स 2024 का आयोजन हुआ कहां पे? फ्रांस के सेंट ट्रोपेज में 16 से लेके 23 जून 2024 तक हुआ। इन गेम्स को मेड गेम्स भी कहा जाता है। और अभी इनमें आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज ऑफ इंडिया यानी कि भारत के सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के 4 अधिकारियों ने टोटल 32 मेडल जीते। उन 32 में 19 गोल्ड है, 9 सिल्वर है और 4 ब्रोंज है। वो चारों के नाम मैं आपको बताता हूँ। लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक 5 गोल्ड जीते इन्होंने। मेजर अनीश जॉर्ज 4 गोल्ड, 6 सिल्वर और 2 ब्रोंज जीते। कैप्टन स्टीफन सेबेस्टियन 6 गोल्ड जीते। कैप्टन डेनिया जेम्स 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रोंज जीते थे इन्होंने। देखो, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। किसकी सिफारिश पर तीनों सेनाओं की चिकित्सा सेवाओं को एकीकृत किया गया था, एक कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया? तो डॉक्टर बीसी रॉय समिति। और इसके डायरेक्टर जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह। और फ्रांस पेरिस से आपको याद आएगा, इस बार समर ओलंपिक्स को होस्ट कर रहा है। ये कौन सा एडिशन है? 33rd नंबर का है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में साधन इसका अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आंसर होगा पॉल थॉमस। अच्छा, ये साधन क्या है? तो ये माइक्रो फाइनेंस और इम्पैक्ट फाइनेंस संस्थानों का एक संघ है, एक बॉडी है। और अभी इसी के अध्यक्ष बने हैं ये पॉल थॉमस। और ये कौन है? ये ESAF स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है, उसके MD CEO है। अच्छा, ऑप्शन में देखो, अभी अतुल कुमार चौधरी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी बने थे, सचिव बने थे। और इसके अभी कुछ समय पहले ही अध्यक्ष कौन बने थे? अनिल कुमार लाहोटी। बाकी गिरीश तांती की बात करें तो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया के अध्यक्ष बने थे ये। और MV राव भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष बने थे। तो ये नाम भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, हाल ही में अंबुबाची मेले का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा असम में। तो हर साल आषाढ़ माह में अंबुबाची मेला लगता है। असम के कामाख्या देवी मंदिर में इसका आयोजन किया जाता है। ये एक विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है जो हर साल जून के महीने में आयोजित किया जाता है। ये मेला 3 दिनों तक चलता है। दरअसल ये मेला मां कामाख्या देवी के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है। इस मेले को भारत का सबसे बड़ा तांत्रिक मेला भी कहा जाता है। तो अंबुबाची का मेला कहाँ पे? कामाख्या देवी मंदिर में, जो कि कहाँ पर है? असम में है। अच्छा, इसी तरह से कुछ और भी मेले में आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आयोजन हुआ था हरियाणा के फरीदाबाद में। सरस मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर में। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में। माघी मेला पंजाब में। और माघ मेला पूछेंगे तो प्रयागराज। झींगा मेला पंजाब में लगा। सरस आजीविका मेला ये गुरुग्राम हरियाणा में लगा था। लक्खी मेला ये राजस्थान के सीकर में लगता है। गोल मेला जगन्नाथ मंदिर उधमपुर जम्मू कश्मीर में। श्रावणी मेला देवघर झारखंड। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला जिसे आहार बोला, ये नई दिल्ली में लगा। हेमिस गोम्पा मेला लद्दाख में। अंबुबाची मेला असम में।
मेदराम जात्रा मेला तेलंगाना में, और ये कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है। वैसे कुंभ मेला ये 4 जगहों पे लगता है। कहाँ पे? हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। पुष्कर मेला राजस्थान में, नौचंडी मेला मेरठ में और सोनपुरी मवेशी मेला बिहार में। तो लगभग 20 इंपॉर्टेंट मेले मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज कराए, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में चीन ने किस देश के साथ मिलकर के तारों के सबसे दूर के विस्फोट का अध्ययन करने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया? तो आंसर होगा फ्रांस। मतलब अभी चीन और फ्रांस ने मिलकर के एक सैटेलाइट को लॉन्च किया है और उस सैटेलाइट का नाम है स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर। ये चीन और फ्रांस के बीच खगोल विज्ञान में पहला संयुक्त उद्यम है। और किस रॉकेट से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया? तो लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट से। और इस उपग्रह को तारों के सबसे दूर के विस्फोट की स्टडी करने के लिए डिजाइन किया गया है। चलो चाइना से कुछ और प्रश्न मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले मैं आपको ले चलता हूं चाइना। ये रहा मैप में चाइना। देखो चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। और यहीं पे आपको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। करेंसी रेनमिनबी है, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। वैसे एक शहर है यहाँ का शंघाई, वो किस नदी के किनारे स्थित है? यांगत्से नदी। याद रखना ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। और चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? हुआंगहो नदी को। आप जानते हो अभी दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो कण डिटेक्टर ये किसने बनाया था? चाइना ने ही, और उसका नाम दिया था ट्राइडेंट। और दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट भी चाइना ने बनाया, उसका नाम जुके 2 है। अभी हमने पढ़ा था सोलर एटमॉस्फेरिक रोटेशन के नए पैटर्न का पता लगाने के लिए चाइना ने सीहे मिशन को लॉन्च किया था। और अभी चांग-E 7 मिशन में, ये चाइना का मिशन है जो कि 2026 में ये लॉन्च करेगा। तो अभी इसमें क्या हुआ था? हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाने के लिए 2 देश इसमें शामिल हुए थे। कौन कौन से 2 देश हैं वो? इजिप्ट और बहरीन। और अभी इससे पहले चांग-E 6 मिशन इसका गया था चाइना का, चंद्रमा के सुदूर भाग में, मतलब जो दूसरी तरफ अंधेरे वाला जो हिस्सा है वहां से सैंपल लेकर के वो पृथ्वी पर लौट आया था। तो इन सब कारण से भी चाइना न्यूज में था, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 जून को। तो हर साल 24 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स इन डिप्लोमेसी के रूप में ये मनाया जाता है। ये विश्व स्तर पर कूटनीति और निर्णय लेने के क्षेत्र में महिलाओं को सम्मान और मान्यता देता है। थीम है समावेश को प्रेरित करें। महिलाओं से संबंधित कुछ और दिवस होते हैं, मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, वो 8 मार्च को होता है। भारत में हम राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, नेशनल वुमेन्स डे, वो 13 फरवरी को होता है, सरोजिनी नायडू जी की जयंती को। एक ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी होता है जो हम 15 अक्टूबर को मनाते हैं। और विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है वो 11 फरवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस ये भी कुछ समय पहले से हमने मनाना शुरू किया है, 10 मार्च को मना रहे हैं। वैसे इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, चलो जून के सारे इंपॉर्टेंट डेज मैं आपको रिवाइज कराऊं। देखो 1 जून को हमने विश्व दूध दिवस मनाया था, 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 6 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस और 8 जून को ही वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस, 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस, 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले, पहली बार मनाया ये डे तो इम्पोर्टेंट है। 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस, 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस, 15 जून को वर्ल्ड विंड डे भी होता है, 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय परिवार परीक्षण दिवस और 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, 19 जून को विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस, 20 जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, वर्ल्ड म्यूजिक डे और वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे था और अभी 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया था। तो ये जून के इंपॉर्टेंट डेज, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में सोनी पिक्चर्स के एमडी सीईओ कौन बने हैं? तो आंसर होगा गौरव बनर्जी। तो अभी सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया ने गौरव बनर्जी को एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया है और उन्होंने एनपी सिंह का स्थान लिया। बाकी दिलीप संघानी अभी इफ्को के अध्यक्ष बने थे, कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने, तो ज्योति विज ये फिक्की की डायरेक्टर जनरल बनी थी। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। फिर से याद दिला रहा हूँ, टॉपिक वाइज सीरीज में पहला वीडियो आ चुका है जिसमें स्टार्टिंग के 6 महीने जनवरी से लेकर जून तक हमने युद्ध अभ्यास कवर किए हैं। तो वो वीडियो जरूर से देख लेना ताकि आपका एक टॉपिक तो पूरा क्लियर हो जाए। उसमें कोई भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा है,
जो भी सारे इंपॉर्टेंट थे सारे कवर कर लिए हैं। बाकी सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। और इस वीडियो को भी अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम 23 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा था अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 में टॉप पर कौन है, तो आंसर होगा फिनलैंड है। फिर पूछा अभी भारतीय सेना ने किस स्वदेशी सब मशीन गन को शामिल करने की घोषणा की, तो आंसर होगा आसमी। फिर पूछा सेना अस्पताल ने सशस्त्र बलों के लिए पहली स्किन बैंक सुविधा कहां पे शुरू की, नई दिल्ली में। और T20 वर्ल्ड कप 2024 की पहली हैट्रिक किसने ली, पैट कमिंस। फिर पूछा ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया, जल शक्ति मंत्रालय ने। विश्व संगीत दिवस मनाया गया 21 जून को। सुमित नागल पेरुगिया चैलेंजर्स में उप विजेता रहे। पेरुगिया चैलेंजर्स का आयोजन कहां पे हुआ, इटली में। फिर पूछा भी किस हाईकोर्ट ने सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, तो आंसर होगा कोलकाता हाईकोर्ट। फिर पूछा अभी नासा ने पहली बार कहां एटोको पॉइंट चट्टान की खोज की, तो आंसर होगा मंगल ग्रह पे। और आखिरी प्रश्न पूछा कि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार सबसे अधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता करने में कौन सा राज्य टॉप पर है, तो आंसर होगा गुजरात। चलो भी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में पूछा था अभी केंद्र सरकार ने LGBTQ+ समुदाय पर किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया था, तो आंसर होगा राजीव गौबा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।